कैसे हो आप सभी। और मैं जो 2025 का प्रीलिम्स होने वाला है तो उसके लिए मैं टेस्ट सॉल्व करवा रहा हूँ विजन आईएएस के। इस वीडियो को बनाने का जो श्रेय वो जाता है विजन आईएएस को, क्योंकि उनका कंटेंट यूज़ किया जा रहा है। और आप सभी जितने भी लोग नए हो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना @dream CSE @dream CSE के नाम से है। और आप अगर मेरा पर्सनल टेलीग्राम चाहते हो तो @harish_6969 है। तो आप सभी, ये सेम मेरा इंस्टा आईडी भी है और सेम मेरा पर्सनल टेलीग्राम भी है, आप दोनों फॉलो कर सकते हैं। ये पेज है जहाँ पर आपको डेली सुबह मॉर्निंग में अपडेट न्यूज़ मिल जाती हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग नए हों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी आसानी हो पढ़ने के मामले में। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे ये टेस्ट नंबर 3 का है। इसमें पहले 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ठीक है, अभी बनते रहिए। इसमें निम्नलिखित टॉपिक्स होंगे जो आपको यहाँ पर अभी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले खुद से ही पेपर को सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। जैसे अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, खुद निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर पॉज करने के बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपना आंसर एक पेपर पर लिख लीजिए कि आपने क्या आंसर लगाया देन, और फिर उसके बाद में मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूंगा, तो उसे आप देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा इसका सही आंसर क्या है। और फिर उसके बाद में आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं, पहला वाला। तो निम्नलिखित में से नदियों पर विचार करना है। तो उपयुक्त नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में पूछ रहा, का घटता हुआ क्रम किसका है निम्नलिखित में से। तो यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र, तो पहली बात है, एक नदी होती है, जैसे कि मान लीजिए एक रिवर है, तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र क्या है, इसका रिवर बेसिन क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये इसकी सहायक नदियाँ होती हैं, इधर उधर से ये जल लेके आ रही हैं, ये इधर से यहाँ लेके आ रही हैं, तो लाके ये इस नदी में मिला रही हैं, तो ये इसका जल ग्रहण क्षेत्र होता है। तो ये अभी इसमें भूमिगत आ रहा हो या ऊपर से जिसे सहायक नदी कहते हैं उस तरह से आ रहा हो, तो वो भी जल ग्रहण क्षेत्र माना जा सकता है। अब आप लगा सकते हो कि किसका जल ग्रहण क्षेत्र अधिक होगा। तो पहले जैसे हम देखेंगे तो लगभग जो गंगा है उसकी लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई है भारत में, और कावेरी की जो है वो 800 किलोमीटर तक की लंबाई में चलती है। और तीसरा जो गोदावरी है वो लगभग 1465 किलोमीटर चलती है। और आपको यहाँ पे एक और बता देता हूँ, कृष्णा जो भारत की सबसे थर्ड लार्जेस्ट रिवर हो जाती है, जो 1400 किलोमीटर के आसपास में चलती है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले हिसाब से आंसर लगाओगे, तो पहले पे सबसे ज़्यादा किसका जल ग्रहण क्षेत्र होगा, तो गंगा का है, दूसरे पे गोदावरी का होगा, थर्ड पे होगा यहाँ पे कावेरी का। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में अधिकांश बड़े पत्तन इसके पश्चिमी तट पर स्थित हैं। दूसरा कथन है, भारत का पश्चिमी तट जलमग्न तट है। तो उपयुक्त में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, मैं पहले आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। जो भारत का लगभग पश्चिमी तट है, और ये महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में लगभग 350 किलोमीटर तक चौड़ा है। ठीक है, तो 350 किलोमीटर तक लगभग चौड़ाई। और ये कैसे होता है, देखिए मैं आपको तट बताता हूँ यहाँ पे सेल्फ कैसे होती है। ये एक सेल्फ होती है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे जो जल होता है आप ये समझ लीजिए इस तरह से, और यहाँ पर ज़मीन का पार्ट ऐसे उठा होता है ना। तो हम देखेंगे अब जो जल है, ये जो जल भरा हुआ है, अब ये चीज़ बोली जाएगी यहाँ पर, ये वाला जो पोर्शन बोला जाएगा इसे बोलेंगे सेल्फ। ठीक है, इसे महाद्वीपीय सेल्फ बोलेंगे, यानी कि महाद्वीप का पार्ट, लेकिन जलमग्न होता है ये। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट आ जाता है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप बोला जाता है। ठीक है, और फिर ये उसके बाद में ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा राइज। ठीक है, तो आप देखेंगे राइज यहाँ पर, कॉन्टिनेंटल राइज यहाँ बोला जाएगा, फिर स्लोप बोला जाएगा, फिर उसके बाद में सेल्फ बोला जाएगा। तो सेल्फ की बात कर रहा है, तो भाग तक अब मान लीजिए एक जहाज आता है, तो उसके लिए भाई कौन सा अच्छा होगा, तो यही वाला अच्छा होगा ना, जिसपे अच्छे से ये स्पेस दिया हो तो आराम से यहाँ आगे खड़ा हो जाएगा। तो उसी तरह से बात कर रहा है कि पश्चिमी तट जो है जलमग्न तट है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, अधिकांश बड़े पतन इसके पश्चिमी तट पर हैं। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, भारत का पश्चिमी तट जलमग्न तट है भाई। तट तो जलमग्न तट है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कोक बोराक पद किससे संबंधित है। तो कोक बोराक के बारे में पूछा हुआ। देखिए, कोक बोराक जो है ये निर्जातीय समुदाय नहीं है, ये उत्तर पूर्व की जनजातीय भाषा है। बिल्कुल सही है, ये वाला इसका स्टेटमेंट सही है, बाकी इसके सारे गलत हैं। ठीक है, तो कोक बोराक के बारे में हम बात करेंगे। तो कोक बोराक क्या है कि एक जो वहाँ पे
त्रिपुरा में एक भाषा है, मतलब जनजातीय लोगों की एक भाषा है जिसके संबंध में कुछ विवाद चल रहा है। ये 1979 से त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा बनाने की बात की थी इसकी, ठीक है। तो कैसी आधिकारिक भाषा बनाने की गई। इसकी जो है टोटल पॉपुलेशन की जो है वहाँ पर टोटल पॉपुलेशन जो है 23.97% है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये देशज वक्ता है। मतलब देशज वक्ता किसे कहते हैं मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। देशज वक्ता, तो देशज वक्ता कौन है, इन्हीं को कहते हैं हम त्रिपुरी लोग। अब ये त्रिपुरी लोगों द्वारा बोली जाती है। त्रिपुरी लोगों के भी उप जनजातीय समूह हैं। कौन से? उप जनजातीय लोग हैं जो बोलते हैं। अब ये उप जनजातीय लोग कितने हैं, ये लगभग 9 कबीले हैं ऐसे। अब जिसमें आएगा आपका देव वर्मा, रियांग, जमातिया, नोआतिया, मोराशिंग, कलाई, रूपिणी, ऊंचाई और त्रिपुरा, ठीक है। तो लगभग ये उप जनजातीय समुदाय हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इनके द्वारा ये भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। तो अब आप समझेंगे कि ये ठीक है, इनके द्वारा हो गया। अब आप ये समझ लीजिए कि उत्तर पूर्व की एक जनजातीय भाषा है जिसे समुदाय बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक और देखेंगे, एक और यहाँ पर बोला जाता है लिंगुआ फ्रैंका। तो ये क्या है, ये लगभग 19 जनजातीय जो परिवार हैं उनसे जनजातीय जो समुदाय हैं उनकी भाषा बोली जाती है। और उसमें कैसी है, संचार के लिए उपयोग होती है, तो संचार के रूप में उपयोग होने वाली भाषा है। जबकि ये भाषा कहाँ से संबंधित है, तो तिब्बत भाषा जो परिवार है उससे संबंधित है। अब देखिए ये जो भाषा परिवार है, तिब्बत भाषा परिवार भूटान, नेपाल, यूके, म्यांमार आदि में निवास करता है। लगभग 1.5 मिलियन आबादी इस भाषा को बोलने वाले लोगों की है, ठीक है। तो आपको आई थिंक यहाँ पे कुछ फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे। ओके, थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बताना पड़ता है जिससे कि आपको डाउट ना हो, कुछ चीज़ें रह जाएं तो वहाँ पे आप क्लियर कर पाओ। बाकी आप लोग आंसर लगाते रहिएगा, जैसे अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है, तो देखिए कालाहारी मरुस्थल जो है ये अफ्रीका के अंदर है, ये बिल्कुल सही है। देखिए नामीबिया मरुस्थल दक्षिण अमेरिका, नहीं नामीब से देखो आप लगा सकते हो अंदाजा, नामीब यानी कि नामीबिया। अब नामीबिया के यहाँ अफ्रीकन देश है, तो इसमें ये वाला स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। मुजावे मरुस्थल कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में मुजावे मरुस्थल स्थित है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इन कालाहारी मरुस्थल की जलवायु के बारे में। तो इसका ऐसे आंसर देखेंगे हम, 2 सही होगा, दूसरा वाला इसका गलत है, ठीक है। तो केवल 2 इसके सही हैं, यानी कि 1 और 3 इसका दोनों सही आंसर होता है। अब हम कालाहारी मरुस्थल की बात करेंगे तो हम यहाँ की जलवायु की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ की कालाहारी की जलवायु कैसी है। देखिए जो कालाहारी है, जो उसका उत्तर पूर्वी जो एरिया है उस एरिया में उप आर्द्र जलवायु मिलती है, ठीक है। उप आर्द्र, तो ये उप आर्द्र किसके लिए, जैसे कि मान लीजिए शुष्क वन होते हैं, वन हुए, सवाना हुआ, सवाना घास वगैरह जो होती है, लवणीय झीलें हुई, इन सब के लिए यहाँ पर विशेषताएं उत्पन्न है। तो इन झीलों की विशेषता यहाँ पर पाई जाती है इसके उत्तर पूर्व में। लेकिन अब हम इसकी बात करेंगे दक्षिण पश्चिम की। मान लीजिए हम दक्षिण पश्चिम की इसकी बातें करने लगते हैं, तो दक्षिण पश्चिम में इसमें ये अर्ध शुष्क क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। जैसे मरुस्थल की विशेषता होती है वही इसमें है। तो ये दक्षिण पश्चिम में अर्ध शुष्क है, उत्तर पूर्व में ये उप आर्द्र है और दक्षिण पश्चिम में अर्ध शुष्क है। अब कालाहारी में देखिए इसमें जो पार्ट आता है ये बोत्सवाना का एरिया होता है। जैसे कि यहाँ पर ऐसे अफ्रीकन देश है, यहाँ बोत्सवाना हो गया, यहाँ पे नामीबिया हो गया और उधर अंगोला हो जाता है, यहाँ पर अंगोला। तो इस क्षेत्र के अंदर में ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। अब आप इजीली इसे समझ होंगे। अब नामीब जो मरुस्थल है वो भी नामीब मरुस्थल, इसके जो यहाँ पे ये जो वाला पोर्शन पड़ता है यहाँ पर नामीब मरुस्थल हो जाता है दक्षिण में इसके में, ठीक है। जो कि यहाँ पर पूरा अंगोला वगैरह में ये कंप्लीट यहाँ पर फैला हुआ है। अब नामीब मरुस्थल की हम विशेषता की बात करते हैं तो नामीब मरुस्थल ये कैसा है, ठंडा मरुस्थल है भाई। इसका ये कैसा ठंडा मरुस्थल होता है और ये कौन सा, तटीय मरुस्थल है। अब ये ठंडा और तटीय मरुस्थल क्यों है, क्योंकि यार ये जो वहाँ पे जो समुद्र के पास में ज़्यादा एरिया है उसकी वजह से यहाँ पर ये जो ठंडा मरुस्थल हो जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको और चीज़ें बताने वाला हूँ। अब मुजावे जो मरुस्थल है, मुजावे मरुस्थल की हम बात करते हैं तो मुजावे मरुस्थल में लगभग इसकी जलवायु की विशेषता 50 से लेकर 150 मिलीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है, जैसे 2 से 6 इंच बोला जाता है हिंदी में, मतलब सॉरी कन्वर्ट करके 2 से 6 इंच। अब मुजावे मरुस्थल की विशेषता के बारे में आप बात करोगे तो ये जो मरुस्थल है आपका शोनोरान, ग्रेट बेसिन प्लस में चिहुआहुआ मरुस्थल जो है
इन सबसे जुड़कर ये अमेरिकन मरुस्थल का निर्माण करता है, ये है मोजाहे मरुस्थल। ठीक है, अब ये क्या नाम है, ठंडी जो वेनेजुएला की धारा है उस तट के साथ साथ में चलता है, जो कि उत्तर की तरफ प्रभावित होती है। अब ठंडी वेनेजुएला की जो धारा है वो उस तरफ प्रभावित हो रही है उत्तर की तरफ, तो उसके तट पर ये स्थित है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि मरुस्थल के टाइप्स में। अब दो तरह के मरुस्थल होते हैं। देखिए, पहला होगा है समशीतोष्ण होता है। इस मरुस्थल की हम बात करते हैं, अधिकांश ये मरुस्थल देखो वर्षा रहित होते हैं, यहाँ पर वर्षा नहीं होती यार, ये वर्षा रहित होते हैं। अब एग्जाम्पल में इसका देखेंगे, एग्जाम्पल में गोबी जो मरुस्थल है वो समशीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। इसकी अवस्थिति जो है समशीतोष्ण क्षेत्र में है। दूसरा, ये मध्य अक्षांशीय मरुस्थल भी कह दिया जाता है, इसकी अवस्थिति मध्य अक्षांशीय मरुस्थल भी इनको बोला जाता है। अब यहाँ पर वर्षा क्यों कम होती है, क्योंकि ये जो है वर्षा की जो पवनें होती हैं, इनका कारण क्या है, जो वर्षा की पवनें हैं उनसे ये इनकी दूरी जो है वो अधिक है, तो वर्षा की पवनें यहाँ दूर हैं, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। दूसरे होते हैं गर्म मरुस्थल। ठीक है, अब गर्म मरुस्थल कैसे, इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो सहारा इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। यहाँ पर क्या होगा, गर्म है तो देखो शुष्क होगा, तो यहाँ पर शुष्कता अधिक होती है। अब शुष्कता क्यों है, तो इस शुष्कता के कारण क्या है, अपतटीय पवनों पर अपतटीय जो व्यापारिक पवनें हैं, अपतटीय व्यापारिक पवनें, ये अपतटीय व्यापारिक पवनों पर निर्भर रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा एग्जांपल्स आपको मैंने बता दिए हैं। अब इस तरह से आप क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, अब ऐसा होगा, जो लोग नए होंगे ना उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे, बहुत सारे वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो प्लीज़ जो भी शब्द समझ में नहीं आता तो पहले उसको समझना है आपको, उसके बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब बात करेंगे हम सुनामी के संदर्भ में। अब तो सुनामी की बात करते हैं, तो पहले सुनामी है क्या भाई, सुनामी को और भी कुछ कहते हैं क्या, हाँ, सुनामी को कहा जाता है भूकंपीय समुद्री तरंगे। तो हम इसे मैं लिख देता हूँ भूकंपीय समुद्री तरंगे, भूकंपीय समुद्री तरंगे भी इन्हें कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप अटेम्प्ट करिए तब तक पॉज करके वीडियो को। ये एक प्रकार के भूकंप हैं जिनका अधिकेंद्र महासागरीय जल के भीतर होता है। ठीक है, अभी स्टेटमेंट को पार करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तरंगों की ऊंचाई जल की गहराई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो है, क्योंकि जैसे अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से समुद्र, अब भूकंप यहाँ उत्पन्न हुआ, अब यहाँ से लहरें उत्पन्न हुई, ये नीचे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये समुद्र तल के मतलब कि उथले समुद्र में पहुँचती जाएंगी तो इनकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब हाइट बढ़ेगी तो इस कारण से इनका व्युत्क्रमानुपात होता है। अब मान लीजिए जैसे ये समुद्र है, यहाँ पे लहरें उत्पन्न हुई पड़ी हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई जहाज़ खड़ा हुआ है, शिप है, तो उस शिप पे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो शिप पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 1 मीटर के आसपास हाइट होती है जो सुनामी की लहर होती है इसकी। लेकिन जैसे जैसे तट के पास आती है तो इससे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसकी तीव्रता कम हो जाएगी तट के पास आते आते। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है। हम पहले वाला पढ़ेंगे, यह एक प्रकार के भूकंप हैं जिनका अधिकेंद्र महासागरीय जल के भीतर। देखिए, एक प्रकार के भूकंप नहीं है ये, तो इसलिए एक वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर आता है बी। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इस नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से। देखिए, आपको मैं ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, देखिए, एक किसी नदी के बारे में पूछा है, लेकिन उसकी पूरी विशेषता यहाँ पे दी होंगी। अब तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे अमरकंटक के पठार पश्चिमी तट से होता है इसका उद्गम, तो आपको पता होगा कि भाई अमरकंटक के पठार कहाँ पर हैं। नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में एक भ्रंश घाटी के निर्माण, यानी कि जैसे हम मान लेते हैं ये हो गया सतपुड़ा और उत्तर में हो गया विंध्य पर्वत। ठीक है, यानी कि इनके बीच में से नदी बहती हुई जा रही है और होती है संगमरमर की चट्टानों के मनोहर महाखंड और जबलपुर के पास धुआंधार प्रपात। तो इसके ऊपर एक धुआंधार प्रपात जलप्रपात भी है। तो ऐसी कौन सी नदी होगी आप समझेंगे, तो ये नदी जो है नर्मदा नदी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि देखिए चेनाब आप देखेंगे तो चेनाब आपको पता होगा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक नदी है। तापी जो है, तापी नदी बहती है यहाँ पर, जैसे सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। ठीक है, और जो नर्मदा है, अब नर्मदा का आप ये पूरा पढ़ ही लिए हो, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बैठती है और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। महानदी की बात करेंगे तो महानदी जो है रायपुर से इसका उद्गम स्थल है, ये रायपुर के पास से इसका उद्गम स्थल है। इसकी जो सहायक नदियाँ, देखिए महानदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, मैं आपको बता देता हूँ।
सॉरी, इसमें है शिवनाथ, महानदी की सहायक नदियां हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मान, ईब, ओग और तेल, ये इसकी सहायक नदियाँ। देखिए मैं यहाँ कुछ बता रहा हूँ जो आपको इसलिए थोड़ा सा आप स्पीड आपको कम लग रही होगी, लेकिन आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। मेरी वीडियोस अनफिल्टर्ड होती हैं तो मैं इधर उधर की चीज़ें इसमें नहीं करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो गया नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अभी सवाना जलवायु के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सवाना जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सवाना जलवायु क्या है? सवाना जलवायु के बारे में हम पहले समझेंगे। तो इसकी जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय घास भूमि जलवायु भी कहा जाता है। तो कौन सी? उष्णकटिबंधीय, देखिए मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, घास भूमि जलवायु भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सवाना जलवायु में उच्चतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में मई और जून के महीने में होता है। ठीक है, देखिए हम इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो कि मई जून के महीने में इसमें उत्तरी गोलार्ध में नहीं होता है। उत्तरी गोलार्ध में जब होगा आपका वो जुलाई और अगस्त में होगा, यानी कि जुलाई और अगस्त में होगा, तो हाई टेम्परेचर यहाँ पे तब होगा। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा हम देखेंगे सवाना वन अधिकांशतः उत्तर अफ्रीका के पूर्वी सीमांत और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी सीमांत के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य विद्यमान है। देखिए सवाना के अधिकांशतः अफ्रीका के पूर्वी, अब आप समझिए अफ्रीका के पूर्वी तट की बात करें। अब आप मान लीजिए अफ्रीका ऐसा है तो पूर्वी तट कौन सा होगा? तो पूर्वी तट आपका ये हो जाता है यहाँ पे, जबकि आप देखोगे ये यहाँ पे स्थित है। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये वाला, और इसमें यहाँ पे इन्होंने चेंज किया हुआ है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए अफ्रीका के पश्चिमी और अमेरिका के पूर्वी तट पर। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी गलत हो जाता है। तो इसका आंसर होगा डी। और अब सवाना वन की मैं बात कर देता हूँ, यहाँ पर आपको बता देता हूँ सवाना वन। तो सवाना वन क्या होते हैं? एक तरह से आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। देखिए जैसे उष्ण मरुस्थल हुए, अब पहले हम देखेंगे यहाँ पर उष्ण मरुस्थल हुए। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है। उसके बाद आएंगे सवाना वन और फिर आएंगे यहाँ पर भूमध्य रेखीय वन। भूमध्य रेखीय वन, तो अब ये भूमध्य रेखीय वन के बीच में आएगा सवाना, और क्योंकि आप देखेंगे पेड़ आएंगे, फिर घास आएगी, फिर उसके बाद रेगिस्तान आएगा। ये एनवायरनमेंट में कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से आपको समझ सकते हैं। और ये दोनों तरफ होते हैं, इधर भी भूमध्य रेखा के इधर भी होंगे, यहाँ पर भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे स्पर विंग्ड लैपविंग। स्पर विंग लैपविंग क्या है? देखिए स्पर विंग लैपविंग क्या है? एक लैपविंग क्या है? प्रजाति है किसकी? पक्षियों की। तो ये क्या? पक्षियों की एक प्रजाति है जिसके अंदर में एक ये स्पर विंग्ड लैपविंग है, जिसे पहली बार तेलंगाना में देखा गया है। ये एक पक्षी है, छोटा सा पक्षी होता है जिसमें सफ़ेद कलर की इसकी गर्दन होती है, बाकी ये ब्लैक होता है। ठीक है, तो ये जो है पहली बार देखा गया है भारत के अंदर में। ठीक है, और भारत में कहाँ पे? तेलंगाना के वारंगल जिले में देखा गया। अब वारंगल की हम बात कर लेते हैं, कहाँ पे? वारंगल में देखा। अब आपको याद आ रहा होगा वारंगल क्या है? वारंगल क्या 1165 में इस्टेब्लिश की थी, सॉरी 1163 में। ठीक है, ये कौन है? काकतीय वंश की राजधानी थी। कौन? ठीक है, तो आप ये एक अलग से मैंने फैक्ट दे दिया यहाँ पे हिस्ट्री का आपको, और काकतीय वंश की राजधानी थी। अब बात करेंगे तो ये एक जो पक्षी है ये कहाँ का है? ये अफ्रीकी और भूमध्य सागरीय जलवायु का पक्षी है। ठीक है, अफ्रीकी और भूमध्य सागरीय जलवायु। अब यहाँ पे देखेंगे हम स्टेटमेंट 2 पढ़ लीजिए। भारत का देशज पक्षी, तो देशज पक्षी नहीं है भाई, ये अफ्रीकी है। और वहाँ पे भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वहाँ का ये पक्षी है सागरीय का। पहला स्टेटमेंट, ये दलदल और इसी तरह के ताजे जल और पानी आर्द्र भूमि में पर्यावास के लिए जाने जाने वाला पक्षी, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है भाई, पक्षी रहता ही होगा, आप इसे कॉमन सेंस से कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है तापमान व्युत्क्रमण के बारे में पूछा हुआ है। तापमान व्युत्क्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए पहले तो आप समझिए कि तापमान व्युत्क्रमण क्या होता है। देखिए सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थितियां जो होती हैं तो क्या होता है, जैसे हाइट बढ़ेगी तो वैसे वैसे टेम्परेचर जो है आपका कम हो जाएगा। लेकिन अब तापमान व्युत्क्रमण वर्ड यूज हुआ तो हाइट तो बढ़ रही है, लेकिन बस क्या टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति कभी कभी उत्पन्न हो जाती है, तो इसी को ही कहा जाता है तापमान व्युत्क्रमण। ठीक है, तो आई थिंक आप बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया होगा। ठीक है, और जब ये स्थिति है, यानी कि हाइट बढ़ने के साथ तापमान बढ़ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? ये सामान्य ह्रास दर होती है। तापमान की सामान्य ह्रास दर बोला जाता है। अब ये ह्रास दर उल्टी हो गई, तब उल्टी हो जाने के बाद में हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये
ये कहने की बात कर रहा है। अब आप समझे होंगे कि तापमान व्युत्क्रमण क्या होता है। अब देखिए तापमान व्युत्क्रमण के बारे में ये स्टेटमेंट दे रहा है। स्टेटमेंट एक देखेंगे, शीत ऋतु की मेघ विहीन लंबी रातें तापमान व्युत्क्रमण की घटना में निर्माण में मदद करती हैं। देखिए वेग विहीन रातें, तो वेग विहीन रातें कैसी होती है? कौन सी? निर्मल रात्रि भी इन्हें कह दिया जाता है, ठीक है, निर्मल रात्रि। आप अदर्स वर्ड्स भी आपको जरूर देखने चाहिए क्योंकि यूपीएससी वर्ड्स चेंज कर देता है, ठीक है। देखिए इस स्टेटमेंट को समझेंगे। देखिए मतलब ठंडी रातें हैं, शीत ऋतु है, उस समय बादल है नहीं, तो तापमान व्युत्क्रमण की घटना के निर्माण में मदद करती है। तो कैसे मदद करेगी ये इसके तापमान की? क्योंकि देखिए जब रात होगी तो पृथ्वी की सतह देखिए गर्मी से तेजी से क्या करती है। देखिए पहले तो हम कहते हैं कि वहाँ से सन से शॉर्ट वेव रेडिएशन SWR आती है, फिर ये पृथ्वी की सतह इसको अवशोषण कर लेती है, फिर यहाँ से जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में ऐसे ऐसे बाहर निकलती है, ठीक है। आप समझेंगे। अब जब बादल ही नहीं होगा, पहली बात बादल नहीं है, तो बादल नहीं होने की वजह से क्या होगा कि जो पृथ्वी की सतह से गर्म तेजी से विकिरण जो बाहर निकल रहा है वो ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे जिससे कि पृथ्वी पर ओस बनेगी, ठीक है, पृथ्वी पर ओस बनेगी। क्योंकि जो सतह पे नीचे की जो सतह के पृथ्वी की सतह के पास हवा है वो बहुत ज़्यादा पवन ठंडी हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पर ठंडी हवा होगी तो यहाँ पर ओस बनेगी, ठीक है। तो तापमान व्युत्क्रमण बनेगा। भाई नीचे ज़्यादा ठंडी है, फिर उसमें जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो टेम्परेचर भी आपका हाइट बढ़ने के साथ में बढ़ने लगता है। क्योंकि भाई जब पृथ्वी के सतह के पास में ठंडी हवा है तो हाइट बढ़ेगी और यहाँ पे टेम्परेचर ऊपर जाने पे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप सर्दियों में देखेंगे तो आप जैसे आप मान लीजिए आप कहीं ऊंचे फ्लैट्स पे रहते हो तो आप देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर ज़्यादा ठंडा होगा और जो टॉप फ्लोर है वो थोड़ा सा कम ठंडा होगा अपेक्षाकृत। ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम वहाँ पे मिलेगी आपको, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो जैसे कि मेघविहीन रातें होंगी उस स्थिति में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए एक तो ओस बनेगी। अब मान लीजिए जिस समय ओस बन रही है उस समय अगर टेम्परेचर जो है वो शून्य से नीचे यानी कि शून्य से नीचे चला जाता है तो क्या होगा, उस समय पाला गिर जाएगा, तो पाले की स्थिति बन जाएगी, यानी कि बर्फ़ सी जम जाती है। अब ये क्या किसानों के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा? जो हवा में बूंदें होती हैं, अब देखिए ठंडी हो गई, हवा में बूंदें जब ठंडी हो गई तो वो संघनित हुई और संघनित होने के बाद में वो ओस बन के गिर जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करें और दूसरा क्या है, ये जैसे ध्रुव हैं, ध्रुवों पर जो है ठंडी जलवायु होती है तो अब ध्रुवों पर भी ऐसी स्थिति बनती है। मैं आपको ये पूरी चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका आंसर तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन पहली चीज़ें समझ लीजिए। अब ये ऐसी स्थिति कहाँ कहाँ पर बनती होगी तापमान व्युत्क्रमण वाली? तो तापमान व्युत्क्रमण वाली एक तो देखिए ध्रुवों पर बनेगी, ठीक है। अब ध्रुव पे बनेगी, ध्रुवों पे कैसे? क्योंकि वहाँ पर देखिए बादल मतलब ठंडी जलवायु है तो बादल बनेंगे नहीं, बादल नहीं बनेंगे, इस वजह से वहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी। दूसरा पर्वतीय क्षेत्र जैसे हिमालय है, आल्प्स यानी कि यूरोप में, रॉकी अमेरिका का हो गया वहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे इन पे पर्वतों पे क्या वायुमंडल का जो दबाव है वो अधिक होगा, यानी कि जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा होगा, एयर प्रेशर, ठीक है। तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा ना तो हवा नीचे की तरफ फ्लो होकर रही होगी, जब नीचे की तरफ फ्लो करेगी तो यहाँ पर नमी कम हो जाएगी और नमी कम होने से देखिए फिर बादल बनने के लिए तो नमी की आवश्यकता होती है, तो बादल बनने की संभावना भी कम हो जाएगी। तीसरा हम देखेंगे कि ऐसी स्थिति थार जैसे रेगिस्तान में भी हो जाती है। थार में देखेंगे हम, आटाकामा डेजर्ट देखेंगे, चिली में जो है सहारा देखेंगे, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ मरुस्थल है तो मरुस्थल में नमी कम है तो बादल कम बनेंगे और यहाँ पर हाई प्रेशर अधिक होता है तो इसलिए भी बादल कम बनेंगे, ठीक है। अब आई थिंक थोड़ा सा आप समझ गए होंगे। स्टेटमेंट वन देखेंगे, शीत ऋतु में मेघविहीन रात तापमान व्युत्क्रमण की घटना के निर्माण में मदद करती है, तो ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पर्वतीय घाटियों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। देखिए स्टेटमेंट कितना एक्सट्रीम है, ये कह रहा है कि भाई पूरे वर्ष भर यानी पूरे साल भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इसका गलत हो जाता है, एक स्टेटमेंट सही, तो इसका आंसर आता है ए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा प्लीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की भूमध्य रेखा से डिग्री में मापी गई रैखिक दूरी होती है। अब आपको क्या लगता है स्टेटमेंट से? ये देखिए अब यहाँ पर इसको ढंग से पढ़िए, ठीक है। ये सब यहाँ तक सही बोला, डिग्री में मापी गई, रैखिक दूरी नहीं होती है भैया, ये रैखिक दूरी नहीं होती है, कोणीय दूरी होती है। कितने कोण, अब जैसे कहते हैं ना कि अब ये पृथ्वी है, यहाँ पर ये अक्षांश 0 डिग्री है, उसके बाद में आएगा यहाँ पर मान लेते 15 आएगा, फिर 30 डिग्री आएगा, ऐसे 60 आएगा, फिर 90 डिग्री, तो डिग्री कहाँ आता है? कोणीय माप है, नॉट रैखिक दूरी।
तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया आपका। दूसरा हम बात करेंगे, देशांतर प्रधानयामी उत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में भूमध्य रेखा के साथ डिग्री में मापी गई कोणीय दूरी है। तो आप इसको सही समझेंगे। देखिए भाई, देशांतर भी तो हम नापते हैं ऐसे, जैसे भारत में जो टाइमलाइन है वो 82.5 डिग्री पे है, तो हम ये भी तो यहाँ पर डिग्रीज में मापते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। तो 10 का आंसर हो गया बी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो भारत में लाल पीली मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अगर जियोग्राफी है तो आपको सॉइल्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए लाल और पीली मृदा, तो लाल पीली मृदा कहाँ पे मिलती है? देखिए उड़ीसा में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिल जाती है, और उसके बाद में जो मध्य गंगा का मैदान है वहाँ पर भी ये मिल जाती है। यूपीपीसीएस में अभी लाल मृदा का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कहाँ कहाँ से वो पे है, एक तरह से लाल मृदा से रिलेटेड एक क्वेश्चन वहाँ पे था। तो इनका विकास कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। तो देखिए रवेदार जो आग्नेय चट्टानें हैं वहीं से ये निकलेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 11 का स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मृदा का लाल रंग लोहे के विसरण के कारण होता है। देखिए यार, मृदा का लाल रंग लोहे के विसरण से ही होता है, क्योंकि जब उसमें पानी दे देंगे मृदा में तो उस समय वो थोड़ा सा जैसा जंग सा होता है तो रेड दिखा होगा, वैसा हो जाती है। तो इससे ये हो जाता है आपका, इसका 1 और 2 दोनों सही। अब ये कहाँ है कि इनका विकास कैसे हुआ? जो दक्कन के पठार में के पूर्वी व दक्षिणी भाग में इसका विकास हुआ है। दक्कन के पठार के पूर्वी व दक्षिणी भाग में इसका विकास हुआ है। अब देखिए, इसमें एक लाल मृदा की एक और खासियत है, इसमें जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की, यानी कि ह्यूमस, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की इसमें कमी मिलती है भैया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इन तीनों चीज़ों की यहाँ पर कमी मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए थोड़ा सा जल्दी रहता है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाती है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, जल्दी जल्दी से आप कर लीजिएगा। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण। देखिए कोपेन एक वैज्ञानिक हुए थे, इन्होंने एक जलवायु का वर्गीकरण की योजना बनाई थी, तो इसके संदर्भ में ये बताया गया है। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो जाता है। अब ये एएस पूछता है कि भाई एएस कहाँ की जलवायु, तो इन्होंने ना जलवायु के कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जिनका बंटवारा दिया गया है। अब जलवायु के जैसे कोपेन की बात करते हैं तो इन्होंने जैसे AMW, अब AMW क्या है, जैसे कि अब AMW मैं आपको बता दूंगा बोल के, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, AMW क्या, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून का एक प्रकार है जो कि गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट पर घाट पर मिलता है। तो AMW क्या है, भारत के पश्चिमी घाट पर मिलता है। जैसे अब मैं इसका एक ऐसे मैप बना लेते हैं। ठीक है, मतलब मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए मैप बना, तो यहाँ पर AMW टाइप की जलवायु मिल जाती है। अब AS कहाँ है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून का प्रकार। अब तमिलनाडु है जो कोरोमंडल तट है, तो वहाँ पर मिलेगी ये वाली जलवायु, आपकी AS टाइप की जलवायु यहाँ पर मिल जाती है। अब दूसरी हम बात करते हैं AW की बात करते हैं, तो AW कहाँ मिलेगी, तो AW जो है आपकी जलवायु है ये उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार। अब सवाना प्रकार आप समझ लेंगे तो भारत के अधिकांश तटीय भाग इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ASW जैसे ये वाली है, AW वाली यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसे इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। CWG क्या है, अब जैसे CWG की बात करेंगे, ये शुष्क ऋतु वाली मानसून के प्रकार है। अब इसमें कैसे, जैसे गंगा का मैदान इसमें आ जाता है, तो ये तो इसका स्टेटमेंट सही है। दूसरा इसमें आएगा पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व भारत का अधिकतर प्रदेश इसमें आ जाता है। एक होती है DFC होती है। ठीक है, तो DFC जो है ये कहती है लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र ऋतु होती है। ये कैसे, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। ई कौन सी है, ई ध्रुवीय प्रकार की जलवायु की बात करता है। तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में भी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु मिलती है, तो ये ठीक है। तो AS मैंने आपको बताया है, AS कैसी है कि देखिए मैंने बताया भारत के पश्चिमी तट, भारत के पश्चिमी पूर्वी कोरोमंडल तट से संबंधित है, तो एक तो यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा हम AW की बात कर रहे हैं, तो AW मैंने अभी आपको बताया कि राजस्थान का ये कह रहा है कि सुदूर पश्चिमी भाग की बात कर रहा है, तो ये सुदूर पश्चिमी भाग में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे गलत हो जाता है। तो इसके स्टेटमेंट के हिसाब से आंसर में 2 और 4 सही हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अभी यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, रायसीना डायलॉग के बारे में बात करें। अब रायसीना देखेंगे तो रायसीना हिल्स पे बना हुआ है भैया अपना राष्ट्रपति भवन, तो आप समझ जाओगे भैया दिल्ली में होता होगा, ऐसा डायलॉग है। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग की हम बात कर रहे हैं। तो रायसीना डायलॉग जो है इसकी अभी जो है 9th संस्करण, मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ। 9th संस्करण अभी इसका कंप्लीट हुआ है। अभी जो 2024 की इसकी एक थीम रखी गई है। अब थीम कैसी रखी गई है, चतुरंग पे ये थीम रखी गई है। ठीक है, तो चतुरंग पे कैसे रखी गई है, जैसे कि संघर्ष करो, संघर्ष हो, प्रतियोगिता हो, ठीक है,
प्रतियोगिता, फिर सहयोग और फिर हो जाता है निर्माण। ठीक है, तो अब इंग्लिश के वर्ड भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे इसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, संघर्ष का कॉन्फ्लिक्ट, एंड कॉन्टेस्ट होगा, फिर एंड कॉपरेट होगा, फिर उसके बाद में क्रिएट होगा। तो ये इसकी 2024 की थीम रखी गई है। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। यह स्टेटमेंट 1 देखेंगे, यह भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा हम देखेंगे, यह इसकी मेजबानी नीति आयोग द्वारा की जाती है। देखिए, इसकी मेजबानी नीति आयोग द्वारा नहीं की जाती है, इसकी मेजबानी की जाती है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। इसकी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसकी मेज़बानी की जाती है। प्लस में ये क्या है, जो विदेश मंत्रालय है वो इसकी साझेदारी करता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? इसमें राजनीतिक व्यावसायिक पृष्ठभूमि वाले भाग लेते हैं, मीडिया वाले, नागरिक जो समाज से संबंधित जुड़े होते हैं, तो वो इसमें भाग लेते हैं राइसिना डायलॉग में। तो ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन आपका हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाता है केवल 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 होगा। भारत में निम्नलिखित प्रकार की मृदा को उनकी उपस्थिति के प्रतिशत के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे एक प्रतिशत बता देता हूँ। जैसे कि काली मृदा है, तो काली मृदा जो है लगभग 15% भूमि पर, तो सभी जगह काली मृदा नहीं है। लाल जो है 18.5% भूमि पर, मतलब 18.5% की हिस्सेदारी रखती है। जो जलोढ़ मृदा, अब आप देखेंगे कि नदियों के द्वारा कितनी मृदा लाई जाती है। जैसे उत्तर का पूरा मैदान, उत्तर भारत का मैदान भी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, तो कितनी बड़ी वो है इसकी, मतलब जगह एरिया इसका है। तो 40% हिस्सा यहाँ पे आता है इसका। बाकी बचे हुए 10% से कम में पीट का हिस्सा आ जाता है। अब आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जलोढ़ है, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है भाई, पहला तो एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे जलोढ़ है इन दोनों में, देखिए दूसरे पे देखेंगे काली और फिर लाल। तो देखेंगे काली से अधिक मृदा लाल है, क्योंकि रेड मिट्टी का जो है एरिया बहुत सारा ऐसे एरिया, तो यहाँ पे लगभग काली मिट्टी है, ऐसे रेड आ जाती है भारत के नक्शे में हम देखेंगे तो। ठीक है, तो इसी आधार पर हम देखेंगे तो इसका आंसर आ जाता है सी। परसेंटेज मैंने आपको बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 15। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र की तुलना में वृहद है। कथन 2 है, एस तरंगें द्वितीयक तरंगें होती हैं और कुछ अंतराल के बाद धरातल पर पहुंचती हैं। देखिए, आपको क्या लग रहा होगा, पी से आती हैं प्राइमरी वेव्स जो होती हैं, एस से हो जाती है सेकेंडरी वेव्स। अब देखिए, कुछ द्वितीय तरंगें होती हैं, बस सही कह रहा है। कुछ मतलब सेकेंडरी वेव्स क्यों कह रहे होंगे भाई, बाद में ही तो पहुंच रही होंगी यार। ठीक है, तो सेकेंडरी वेव्स तो ये सही है, पहला दूसरा तो सही होगा। अब एस तरंगों और पी तरंगों का छाया क्षेत्र की बात करते हैं। तो देखिए, जो पी तरंगें होती हैं, अब मैं आपको ये एक ऐसे इस तरह से बन जाता है, ये पृथ्वी का कोर बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पर भूकंप का अधिकेंद्र है। मैं एस तरंग और उसके बारे में पी के बारे में बताऊँ, वो एस का है, ये यहाँ पे हम पी की बात करते हैं। तो पी जैसे अब यहाँ पर अधिकेंद्र हुआ, ठीक है, तो यहाँ से क्वेक जो है यहाँ से आया और उसके बाद में सीधा यहाँ से ऐसे कट के चला जाता है। ओके, और उसके बाद में एस जो तरंगे हैं, एस तरंगों का ये ऐसे यहाँ पे बनता है, फिर उसके बाद यहाँ तक रहता है, फिर उसके बाद में फिर यहाँ से फिर ये दोबारा निकलना लगता है। लगभग 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री जो है, ये इसके बीच में का जो क्षेत्र है, यानी कि 105 से लेकर 145 का, तो ये वाला जो क्षेत्र है लगभग जो है 40 डिग्री का, ये छाया क्षेत्र होता है। जबकि इससे ज़्यादा, ये लगभग 105 डिग्री है, उसके बाद में ये पूरा जो पोर्शन है, ये जो छाया क्षेत्र है, ये आपका सॉरी, अरे मैंने उल्टा लिख दिया, ये पी है, ये एस है। तो सेकेंडरी वेव्स, तो सेकेंडरी वेव्स का ये वाला पूरा हिस्सा ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे कि जो छाया क्षेत्र है वो पी वेव से ज़्यादा होता है, यानी कि पी वेव से ज़्यादा वृहद होता है एस वेव्स का। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे एस वेव्स के छाया क्षेत्र की खोज कितने की थी, तो ये की थी आपकी बीनो गुटेनबर्ग ने। ठीक है, तो एस के बारे में बीनो गुटेनबर्ग ने की थी, और ये कब की थी, लगभग की थी 1880, लगभग 1960 में। ठीक है, और जो पी वेव्स के हैं, इसकी किसने खोज की थी, तो इसकी खोज की थी इंज लेहमन ने इनकी खोज की थी। ये नाम वैसे मैं बता रहा हूँ, पीसीएस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, और 1888 से लेकर 1993 के बीच में इसकी ये इन्होंने खोज की है। ठीक है, अब जो एस वेव है, अब इनकी मैं आपको बता देता हूँ कैसी प्रकृति होती है। तो एस वेव क्या है, देखिए सेकेंडरी वेव है, ये सिर्फ, अब इनका छाया क्षेत्र तो बहुत अधिक है, ये क्या सॉलिड में, ओनली ठोस में चलती है भैया, ये ओनली सॉलिड वेव में चल सकती हैं। और जो पी है, देखिए प्राइमरी होती हैं, ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों फॉर्म्स में यहाँ पर चल सकती है। देखिए पहले का ध्यान रखिए, पहली है तो सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी में चल सकती है। एस सेकेंडरी है तो ये केवल ठोस में
चलिए एस से भी याद रख सकते हो, एस सिर्फ सॉलिड, ठीक है, वैसे सेकेंडरी नाम होता है इसका, ठीक है। अब हम आंसर देखेंगे, ठीक है, एक दो दोनों छाया की तुलना में वृद्ध है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, तो इसमें आंसर आएगा आपका एक बी, व्याख्या नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाता है 15 का बी। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि शीत ऋतु के दौरान उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी है। भाई शीत ऋतु की आप नॉर्मल सी बात है, अधिकांश लोग जो भी तैयारी कर रहे होंगे यूपीएससी की, तो उत्तर भारत में रह रहे होंगे, ठंड क्यों पड़ती है। देखो भैया, एक तो हिमालय से आ जाती है हवा, हिमालय में बर्फ़ पड़ी, शिमला में बर्फ़ पड़ी, भारत में उत्तर भारत में तुरंत ठंडी हवा हो जाती है, ठीक है। हिमपात, यानी कि एक तो हिमपात कारण होगा, दूसरा होगा कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी हवाएं, बिल्कुल सही है, लगभग ये फरवरी के महीने में यहाँ पे आती है कैस्पियन सागर से, प्लस में तुर्कमेनिस्तान से जो पवनें होती हैं ठंडी, इसमें यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान से भी जो ठंडी पवनें होती है वो भी यहाँ आती हैं, ठीक है। दूसरा होगा पूर्वी जेट प्रवाह का समय पूर्व आगमन। देखिए पूर्वी जेट प्रवाह का ठंड से कोई मतलब नहीं है, देखिए जेट प्रवाह का ये पूर्वी की बात तो है नहीं, ये मानसून से संबंधित कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये वाला तो यहाँ पे गलत ही हो जाता है। उत्तरी भारतीय क्षेत्र की महाद्वीपीय अवस्था, अब यार उत्तरी भारत क्षेत्र की भाई जब महाद्वीपीय अवस्था है तभी तो, मान लीजिए हम यहाँ से नीचे की तरफ होते बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर ठंड के एहसास नहीं होता, तो इसलिए स्टेटमेंट ये भी सही है, तो महाद्वीप की अवस्था है, तो 1 और 3 इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। आई होप सबका सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे। पर्वतों और पहाड़ियों से घिरा होता है, जहां अफवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य होता है। बेसिन किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य भाग लगभग समतल मैदान का निर्माण हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति का सर्वोत्तम वर्णन। देखिए स्थलाकृतियाँ पूछेंगे तो देखिए रेत के टिब्बे आपने देखे होंगे, राजस्थान में बनते ही हैं, पदस्थली और पेडिमेंट वगैरह ये सब अलग हैं। इसका आंसर है पलाया, तो ए इसका सही आंसर है। पलाया क्या होता है, पलाया क्या मरुस्थलीय स्थलाकृति होती है, यहाँ पर वर्षा अवधि में अल्पकालिक झीलों का निर्माण हो जाता है। तो पलाया क्या, यहाँ पर देखिए वर्षा हुई जब, ये कैसा मरुस्थली है, दूसरा वर्षा अवधि में यहाँ पर थोड़ी अल्पकालिक झीलें का निर्माण हो जाता है, तो उसकी वजह से ये सारी विशेषताएं यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि पलाया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, रेत के टिब्बों के बारे में है। अब रेत के टिब्बों से आप समझ गए होंगे, यानी कि ड्यून्स की बात कर रहा है ये। तो ड्यून्स कहाँ है, राजस्थान मतलब रेगिस्तान में बनते ही हैं। बरखान का निर्माण एक ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ पवनें अपनी गति बदलती रहती हैं। अब आप देखेंगे कि बरखान क्या है, तो बरखान पहली बात बता देते हैं, ये रेत के टिब्बे ही हैं, लेकिन इनकी आकृति क्या है, अर्धचंद्राकार होती है। तो रेत के टिब्बे तो हैं, लेकिन इनकी आकृति कैसी होती है, अर्धचंद्राकार इनकी आकृति होती है। तो बरखान के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पवनें अपनी गति बदलती रहती है। तो देखिए ये गलत है, यहाँ पवनें अपनी गति नहीं बदलती, यहाँ पर पवनें स्थिर रहती हैं, तब इनका निर्माण होता है। भाई पवनें गति बदलेंगी तो अर्धचंद्राकार आकृति नहीं बनेगी, तो ये तो इसका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, वनस्पति की उपस्थिति रेत के टिब्बों के निर्माण की प्रक्रिया में बाधा डालती है। तो देखिए वनस्पति की उपस्थिति रेत के टिब्बों के निर्माण की प्रक्रिया में बाधा नहीं डालती है। भाई रेत के टिब्बे बनाने के लिए तो जैसे वनस्पति कहीं खड़ी है तो रेत को बांधे रखेगी, तो वहाँ रेत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, उसी हिसाब से ड्यून्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये भी यहाँ इसका गलत हो जाता है, ठीक है। थर्ड देखेंगे, रेत के टिब्बों का निर्माण पवनों की गति की दिशा में समकोण में नहीं होता। देखिए भाई समकोण में होता है, ठीक है, तो ये भी यहाँ स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाता है डी। अब क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, काष्ठ भू आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए काष्ठ भू आकृति के बारे में पूछा हुआ था, पर काष्ठ भू आकृति है क्या, भाई टोपोग्राफी के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब कैसी टोपोग्राफी है, काष्ठ में क्या होता है कि जैसे नदी होती है तो कुछ उसमें ऐसे धाराएं नीचे चली जाती है, यानी कि भूमिगत हो जाती है। तो फिर भूमिगत होने बाद यानी कि छिद्र वगैरह होते हैं, आप देखे होंगे, तो उससे क्या होता है कि कुछ जगह कुछ आकृतियां बननी शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो जल रिसाव का कारण है एक तरह से। अब देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि काष्ठ क्षेत्र में धरातलीय जल का अपवाह बहुत कम होता है। देखिए धरातलीय जल का अपवाह बहुत कम होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जल भूमिगत हो जाता है, तो स्टेटमेंट 1 सही है। दूसरा हम देखेंगे, स्टेलेक्टाइट और स्टैग्मेटाइट दो काष्ठ स्थलाकृतियों के निक्षेपणात्मक स्वरूप है। अब देखिए पहले आपको पता हो, मैंने एक बार मैं बताया था स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट क्या है। देखिए ये क्या होते हैं, भूमिगत जैसे होता है, मान लीजिए जल आ रहा है ऐसे छन के, तो यहाँ पर ऐसे आकृति बन जाएगी, यानी कि उल्टा शंकु, यानी कि उल्टा ट्राइंगल देख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपर्दन होता है यहाँ पर, ठीक है। ये कैसी आकृति, अपरदनात्मक, यानी कि ऊपर से जो कैल्शियम आ रहा है तो वो आता है और उसके क्या है बाद में जल का क्या है वाष्पीकरण हो जाता है, और जब जल वाष्प हो गया वहां से तो क्या है कि वो कैल्शियम यहाँ पे जमने लग जाता है, तो उल्टे शंकु जैसी आकृति यहाँ पर बननी शुरू हो जाती हैं। और फिर नीचे भी ये जब जल टपकता रहता है यहाँ पर भी ये जमता होता है, तो इस तरह से आकृतियाँ यहाँ पर बन जाती हैं, ठीक है। ओके
तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो दोनों निक्षेपणात्मक स्वरूप नहीं, भाई स्टेलेग्माइट जो है निक्षेपण का है, क्योंकि नीचे वाली आकृति को हम स्टेलेग्माइट कहेंगे और स्टेलेक्टाइट कहेंगे हम ऊपर वाली आकृति को। तो ऊपर वाली जो आकृति है अपरदनात्मकता स्थलाकृति का उदाहरण माना जाता है, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है, तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। 20 पे पूछा हुआ है उत्तरी अमेरिका में ग्रांड कैनियन का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा किया गया था। अब तो पहले हम देखेंगे कि कैनियन क्या होता है। तो कैनियन क्या होता है कि एक तीव्र ढाल वाली गहरी और संकरी घाटी होती है। आप ऐसे समझ लीजिए, इस तरह की घाटी होती है, इसमें से पहले नदी बह रही है। देखिए अब मान लीजिए इसमें ऐसे ऐसे नदी बह रही होती, तो बहने के बाद में क्या नदी का जो जल का दबाव क्षेत्र है वो बहुत अधिक होता, तो नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर कटाव अधिक होता रहता है, तो इस वजह से ये वी आकार की शेप बन रही है। ठीक है, ये देखेंगे। और गार्ज जो होता है, गार्ज के बारे में बता दूं, गार्ज लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा ढाल अधिक तीव्र हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाता है ऐसे करके। अब आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम उत्तरी अमेरिका में ग्रांड कैनियन का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका की देखिए फेमस नदी है कोलोराडो नदी, तो इस ग्रांड कैनियन का निर्माण कोलोराडो नदी पर हुआ था। ये तीनों में से किसी में नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे नदियों की कैसे होता है, जो नदियों में जो विवर्तनी की हलचल हो जाती है, नदियों की गति कैसे प्रभावित होती है। ठीक है, तो जैसे प्लेटें हैं जो आपस में सरकती रहती हैं, उनसे भी विवर्तनी की गतिविधियां होती हैं, इस वजह से इस ग्रैंड मतलब कैनियंस का निर्माण होता है। तो ये भी जो है विवर्तनी की गतिविधियों का ही उदाहरण है जिसमें ग्रैंड कैनियन का निर्माण हुआ है। ये कहाँ है, कोलोराडो पठार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो इस ये कोलोराडो पठार है, उसके दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। ठीक है, और ये विवर्तनी के उत्थान का एक उदाहरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया डी, कोलोराडो नदी। अब क्वेश्चन नंबर हम 21 देखेंगे। मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, नई मृदा मूल मृदा सामग्री के साथ समानता प्रदर्शित करती है। अब देखिए, अब नई मृदा आज बनी है और उससे पहली जो मृदा है वो सामग्री तो सबकी सेम ही होगी ना। तो देखिए, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक हम देखेंगे, तो प्रभावित होगी, निर्माण होगा वर्षा से, निर्माण प्रभावित होगा या तापमान से, क्योंकि जो उसमें जीवाणु वगैरह होंगे तो वो तापमान के कारण प्रभावित होगी उस मृदा की मतलब कि उपजाऊ क्षमता जो है। ठीक है, और वर्षा पर निर्भर करेगी। तो इस तरह से हम समझेंगे कि मृदा के बारे में। अब नई मृदा और मूल मृदा सामग्री में तो समानता रखेगी ही, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 तो इसका ठीक हो जाता है। दूसरा हम पढ़ेंगे तो गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मृदा उथली प्रोफाइल को प्रदर्शित करती है। गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो देखिए ये गलत है, तो ऊंची उथली प्रोफाइल को प्रदर्शित नहीं करती, ये यहाँ पे गलत हो जाता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये कैसा, गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये जो करती है वो गहरी परिच्छेदिका को प्रदर्शित करती है। ठीक है, गहरी परिच्छेदिका, ठीक है, इसको प्रदर्शित करती है। तीसरा हम देखेंगे ह्यूमस का संचय उप आर्कटिक क्षेत्रों की मृदा में एक विशिष्ट विशेषता है। तो देखिए, जितनी ठंडी जलवायु होगी उसमें ह्यूमस का संचय उतना अधिक होता है, तो ह्यूमस उप आर्कटिक क्षेत्र में पूछा, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। देखेंगे जैसे ये जो गर्म जलवायु है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा और बता दें, जो गर्म उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है, यहाँ पे तापमान होगा, जो मृदा के रासायनिक व जैविक अनुक्रियाएं होंगी उसकी दर को प्रभावित करेगा। ठीक है, वर्षा उसके निर्माण की दर को प्रभावित करती है, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट का बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल की संरचना से क्वेश्चन है। तो वायुमंडल की संरचना देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। वायुमंडल की संरचना जैसे पहले होता है क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई होती है 0 से 12 किलोमीटर होती है। ठीक है, और यहाँ दूसरा हम देखेंगे, यहाँ पर समताप मंडल होता है, और थर्ड पे ये इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 12 से 50 किलोमीटर के बीच में होती है। और थर्ड पे आता है यहाँ पर मध्य मंडल आ जाता है। मध्य मंडल की जो ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर के बीच में होती है। और उसके बाहर आता है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल जो है 80 से 700 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। यहीं से हमारे रेडियो वगैरह के संचार जो तरंगें होती हैं वो यहीं से आती हैं। ठीक है, और बाह्य जो मंडल होता है वो 700 से लेकर लगभग 1,90,000 किलोमीटर के अप्रॉक्स ये होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे, एक तो यहाँ पे कर्मन रेखा है। कर्मन रेखा एक यहाँ पे लगभग 100 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर एक कर्मन रेखा हो जाती है। ठीक है, दूसरा हम ये देखेंगे, ये क्या है, ये जो है यहाँ पर सममंडल का उदाहरण है। और बाह्य मंडल और ये जो है आयन मंडल, ये क्या है कि विषम मंडल का उदाहरण है। ठीक है, ये देख लिया। और उसके बाद में ये यहाँ पे समताप मंडल में जहाज वगैरह मतलब वायुयान वगैरह का संचालन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बादल कम बनते हैं, इस वजह से यहाँ पर परिवहन संचालन में यानी कि वायुयान चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सॉरी, थोड़ा सा वर्ड्स ऐसे हो गए हैं। और अब देखेंगे जैसे क्षोभ मंडल और समताप मंडल है, तो यहाँ के इन दोनों को बीच में अलग करने के लिए कौन सी होती है, क्षोभ सीमा होती है। ऐसी समताप मंडल मध्य में समताप सीमा होगी। ठीक है, ऐसे।
ओके, अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। वायुमंडल की संरचना, क्षोभ सीमा की अधिकतम मोटाई भूमध्य रेखा पर उत्तर दक्षिण द्रव्यों तो 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास होती है। देखिए मैंने बताया पूरी पृथ्वी पर होगा यार ये तो इस तरह से, ठीक है, ऐसी लेयर्स होंगी, तो ऐसा तो ये होगा ही नहीं, तो स्टेटमेंट एक तो गलत हो गया। दूसरा हम देखेंगे समताप मंडल का क्षोभ मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को समताप सीमा, भाई नहीं ये तो गलत हो गया। समताप सीमा और मध्य मंडल को अलग करने वाली सीमा को समताप मंडल कहेंगे, तो ये गलत हो गया। तो आपके 1 और 2 तो गलत ही हो गए, तो आंसर आ जाएगा इसका एलिमिनेट करने से 3, आयन मंडल मध्य सीमा के ऊपरी हिस्से को कहा जाता है। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। आप लोग सभी मुझे कमेंट में बताएंगे 22 में जो मैंने एक्सप्लेन किया तो कर्मण रेखा क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में मुझे सभी लोग कमेंट करिए। और क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे, प्रसिद्ध सुबिका चित्रकला शैली निम्नलिखित में से किस समुदाय से जुड़ी है, सांस्कृतिक इतिहास में गहन रूप से जुड़ी हुई है। देखिए सुबिका जो चित्रकला शैली है जो है आपकी मैतेई समुदाय से जुड़ी हुई है, इसका आंसर ए हो जाता है। और इसका प्रयोग जो है 18वीं से लेकर 19वीं जो शताब्दी है वहाँ तब से इसका शुरू किया जा रहा है। अब इसको मतलब इसे किसके माध्यम से, एक 6 जीवंत पांडुलिपियाँ हैं, ठीक है, 6 जीवंत पांडुलिपियाँ हैं, उनके आधार पर इनका किया जा रहा है। जैसे कि मैं उनके नाम आपको बोल देता हूँ, एक सुबिका है, सुबिका अचौबा 2, तीसरा हो जाता है सुबिका लाइशाबा, फिर होता है सुबिका चौदेता, और फिर है सुबिका चेईथिल एंड सुबिका थेंगारा खोल, ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर इसका, इन्हीं के माध्यम से ये अस्तित्व में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका आंसर हो जाता है मैतेई, यानी कि सुबिका चित्रकला शैली कहाँ, मैतेई समुदाय से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखेंगे, बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर के संदर्भ में है। देखिए अभी प्रधानमंत्री गए थे तो वहाँ पे अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, वो वही है ये, ठीक है, जिसका निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है। अब हम इसके स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो देखिए थोड़ा सा आबू धाबी निर्मित या पहला हिंदू मंदिर होगा, बिल्कुल सही है। इस मंदिर की स्थापत्य नागर शैली में निर्मित किया गया है, हिंदू धर्म के स्वामी नारायण से संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। ये संप्रदाय जो है वैष्णव धर्म का पालन करता है, ठीक है, तो वैष्णव धर्म से संबंधित है, तो 2 भी इसका स्टेटमेंट सही हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, मंदिर के 7 शिखर संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों को दर्शाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये स्टेटमेंट 3 भी सही हो जाता है, तो इसके सभी 3 सही हो जाते हैं। दूसरा है देखेंगे तो इस धर्म की इसकी स्थापना इस संप्रदाय की 1907 में शास्त्री जी ने की थी, ठीक है, शास्त्री जी महाराज द्वारा की गई थी, ठीक है, शास्त्री जी महाराज ने इसकी स्थापना की थी भाई, स्वामी नारायण की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 25 देखेंगे, नेक्स्ट हो गया। तो स्थानीय समय और मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए स्थानीय समय क्या होता है, सिंपल सी बात है, स्थानीय समय हुआ एक आपसे कहा होगा कभी कि जब सूर्य की किरणें सीधी, मतलब सूर्य आपके सर के ऊपर ठीक ऊपर हो तब 12 बजे का समय होता है, तो वही लोकल टाइम होता है, ये स्थानीय समय माना जाता है। मानक समय होता है जो कि एक स्टैंडर्ड के आधार पर बनाया जाता है, ये कि यानी कि यामयुत्तर रेखा के आधार पर ये बनाया जाता है, ठीक है, तो मानक समय ये हो जाता है। अब देखेंगे कि देशांतर में परिवर्तन के साथ स्थानीय समय भी बदल जाता है। भाई देशांतर, अक्षांश और देशांतर आप समझेंगे, भाई इस तरह से देशांतर होते हैं तो ये अक्षांश हो जाएंगे, तो इनमें अगर चेंज होगा तो स्थानीय समय अलग अलग हो ही जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाता है। दूसरा है किसी देश की मानक यामयुत्तर रेखा पर स्थानीय और मानक समय दोनों एक समान होते हैं, भाई बिल्कुल हो सकते हैं, तो ये ठीक हो जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 भी इसका सही हो जाता है, तो सी इसका आंसर आएगा, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भारत बांग्लादेश के संबंधों में के संदर्भ में। देखिए भारत बांग्लादेश के संबंध 1971 के बाद में एस्टेब्लिश होने शुरू हुए हैं। अब देखेंगे बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत चलता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के आधार पर चलता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट वैसे भी ठीक है कि सबसे बड़ा व्यापार का भागीदार रहा है ये। और 2022 में भारत और बांग्लादेश ने मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA समझौता हुआ है। भाई ये गलत है, अभी तक भारत और बांग्लादेश का FTA समझौता नहीं हुआ है, सिर्फ बात हो रही है। अभी जो समझौता हुआ है वो हुआ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, जो कि 2022 में हुआ था, CEPA जिसे कहेंगे, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, ठीक है। स्टेटमेंट ये तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 3 देखेंगे, हाल ही में भारत बांग्लादेश ने गंगा नदी की मैया पश्चिम बंगाल और सुल्तानगंज बांग्लादेश नदी बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार आरंभ किया है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, आरंभ किया, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 इसके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, बोटल स्केल के बारे में है। तो बोटल स्केल
का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो बोटल स्केल किसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है? देखिए आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। देखिए ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, पहली बात तो ग्रीन हाउस गैस कोई एक गैस तो है नहीं जिसके मापने के लिए, तो क्या करता है एटमॉस्फेयर में जो क्या नाम है वाटर वेपर है उसको मापने के लिए कोई मतलब हाइग्रोमीटर है उसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो भी वाटर वेपर मापने के लिए, नॉट डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो वो कौन सा हुआ? हाइग्रोमीटर, और वो भी वाटर वेपर के लिए। तो ये तो गलत हो जाए। दूसरा, समुद्र तेल में तेल रिसाव से प्रभावित क्षेत्र का अनुमान लगाने के लिए, आप देखिए समुद्र में तेल अगर रिस गया तो किस तरह से उसे मापेंगे? भाई सैटेलाइट से ही मापेंगे। तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाए, सैटेलाइट वगैरह से अनुमान लगाया जाता है। अब एक निश्चित क्षेत्र में प्रकाश प्रदूषण स्तर को, ठीक है, और समुद्र की गहराई के लिए, तो समुद्र की गहराई के लिए आप फेदोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, और या फिर हम समुद्र का जैसे देते हैं सोनार वगैरह देते थे, जहाज सोनार वगैरह टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ गलत हुआ। बचता है कि निश्चित प्रकार प्रदूषण का स्तर मानने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या हुआ 2020 में जो है जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 हुई थी, COP 13 हुई थी, तब उस समय यूरोपीय यूनियन प्लस ऑस्ट्रेलिया ने प्रकाश पॉल्यूशन जो है यानी कि प्रकाश प्रदूषण की बात उठाई थी सामने। और ये उठाई क्यों थी? देखिए क्या होता है, अभी आप कभी बाहर निकलेंगे नाइट में तो आप आसमान में देखेंगे तो आपको रोशनी चमकती नजर आ जाएगी। अब आप देखिए आपको वो चमक नजर आ रही है जब ऊपर अब ये ऐसे ऐसे चमक आ रही है, ऊपर जो पक्षी उड़ रहे हैं भाई वो पक्षी कैसे देखेंगे? उनको देखने में दिक्कत आएगी, वो अपना रास्ता भटक सकते हैं, उनके प्रजनन पर असर आ सकता है। तो ऐसी डाइवर्सिटी में इसमें दिक्कत आ सकती है। इस वजह से इसको इन्होंने यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने इसको साथ मिलकर उठाया था। तो इस सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रीय प्रकाश प्रदूषण के दिशा निर्देश तैयार किए थे, ठीक है, फर्स्ट टाइम किए थे इसने, आप समझेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसके मापने के लिए इन्होंने बोटल स्केल का यूज़ किया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाता है बी, निश्चित क्षेत्र में प्रकाश प्रदूषण का स्तर मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नदियों पर पूछा हुआ है, तो उनमें से किन नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है? देखिए पश्चिमी घाट से होता है, तो अब पश्चिमी घाट आपको पता होगा भाई, इधर पूर्वी घाट हो जाता है, इधर पश्चिमी घाट हो जाता है भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, ठीक है। तो अब देखते हैं मांडवी नदी और पंबा नदी, ब्राह्मणी और सुबनसिरी। देखिए आप देखेंगे ब्राह्मणी आपको पता होगा जहाँ तक है, ब्राह्मणी क्या है कि ये छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर शंख और कोयल नदी मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पर ब्राह्मणी जो है शंख और कोयल नदी मिलती हैं, तब जाके ब्राह्मणी नदी है जिसका उद्गार छोटे नागपुर पठार से होता है, ठीक है। तो अब छोटा नागपुर पठार से होगा तो उद्गम पश्चिमी घाट से पूछा हुआ, तो ये वाला तो गलत हो गया। अब देखिए 3 एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। अब आपके पास 50-50 का चांस बचा। ऐसे ही आपको जब मेन पेपर होगा यूपीएससी में तब देखना है। उसका देखेंगे हम सुबनसिरी की बात कर रहे हैं, तो सुबनसिरी आपकी कहाँ पे है? सुबनसिरी जो है ये ट्रांस हिमालयी नदी है, और आपने सुना होगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो यहाँ पे 4 देखेंगे, 4 भी यहाँ पे गलत है, तो 4 भी एलिमिनेट करते हैं। तो आंसर बचता है 1 और 2, मांडवी और पंबा। मांडवी जो है आपकी कहाँ कर्नाटका में है, और पंबा जो है आपकी केरला के अंदर में है, जिसे पुलुचिमलाई पहाड़ी से निकलती है। और ये इसके निकट में, पंबा नदी के निकट में क्या है, सबरीमाला मंदिर भी यहीं पर है, सबरीमाला मंदिर। दूसरा मांडवी की बात करते हैं, तो मांडवी पे इसका बिल्कुल आसमानी जैसा जल है, ब्लू कलर टाइप का सा, और इसका दूध सागर और ब्रज पोहा इस पर है जलप्रपात जो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपको मैंने एक्सप्लेन हो गया, और 1 और 2 यानी कि आंसर हो जाता है इसका ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा का विकिरण के संदर्भ में मुख्य रूप से जिम्मेदार है? अब पृथ्वी के वायुमंडल में पूछा हुआ है, ऊष्मा का विकिरण के बारे में पूछा हुआ है। देखिए जो है यूवी रेज और जो स्पेक्ट्रम आता है, वो जैसे सन होता है, सन से जो रोशनी आती है तो उससे पूरा आपका पूरा स्पेक्ट्रम कंप्लीट आता है वहाँ से। और ये कैसे आता है? ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आता है ऐसे, ठीक है। और जब पृथ्वी पर ये टकराएगा तो उसके बाद में ये वापस जाएगा लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। तो यहाँ से जो ये है, अब ये सौर विकिरण बनेगा। अब मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा एक चित्र बना के दिखा देता हूँ। जैसे कि अब मैं यहाँ इस पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए सन है, वहाँ से रोशनी आ रही है, तो उसके बाद में क्या होगा, यहाँ से 100% आई, 100% का क्या हुआ, 90% तो है जो है बादलों ने ही अवशोषित कर ली, 90% बादलों ने ले ली। उसके बाद में जो है 51% अर्थ ने ले ली। अब उसके बाद में यहाँ से क्या हुआ, रिटर्न में क्या हुआ, यहाँ से 6% एटमॉस्फेयर ने अवशोषित कर ली। उसके बाद में यहाँ पर जो बाहर 20% बाहर भेज दी, और उसके बाद में अर्थ सरफेस से 4% बाहर आ गई। इस तरह से 51% पृथ्वी अवशोषित कर लेती है। जो अभी अवशोषित है पृथ्वी क्या होगा, जो पृथ्वी जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो जैसे कि ऐसे होगी, ठीक है, ये पार्थिव विकिरण कहा जाएगा।
तो इसमें देखेंगे आप शॉर्ट वेव रेडिएशन वाला विकिरण, तो ये सूरज से आने वाली रोशनी, ये तो गलत हो जाएगा। शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है ये भी नहीं जाने वाला, तो ये भी गलत हो गया। अपरिकीर्णित सौर विकिरण ये भी गलत हो गया। तो दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाला पार्थिव विकिरण होगा, बिल्कुल ये सही है। और दूसरा हम देखेंगे तरंग दैर्घ्य क्या है, तो ऐसे ऐसे जो ये सुरंग बन रहे हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो इसे लैम्डा के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है, ऐसा एक निशान बनता है, इनकी जो दूरी है इसको इसे लैम्डा में मापा जाता है, ठीक है। तो हाँ जो है इसके पार्थिव विकिरण की जो है 3 to 100 माइक्रोमीटर इसकी इसे मापा जाता है। और ये क्या है, तापीय विकिरण इसे कहा भी जाता है, ठीक है। तो जैसे इसे ग्रीन हाउस गैस अवशोषित कर लेंगी, इसके कारण पृथ्वी का जो वायुमंडल प्रभावित होगा। आई होप आप समझे होंगे, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का 29 का आपका स्टेटमेंट सी आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 होगा, शाहपुर कैंडी बैराज निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। शाहपुर कैंडी बैराज के बारे में पूछा हुआ है। तो देखिए शाहपुर कैंडी बैराज रावी नदी पर है, ठीक है, रावी नदी पर है, जो रावी पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा भी बनाती है। लगभग 120 किलोमीटर की रावी नदी सीमा बनाती है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो क्षेत्र है लगभग जो ये पंजाब और जम्मू कश्मीर की मतलब सीमा पर है। और 1995 में इस बैराज को बनाने की जो है PV नरसिम्हा राव की सरकार ने इसको मंजूरी दी थी। तो ये रावी नदी पर, जिससे क्या है पाकिस्तान को मिलने वाला पानी है जो वो पूर्णतः बंद हो जाएगा, पंजाब वाले क्षेत्रों को अधिकांश तब मिलने में आएगा। इस वजह से ये चर्चा में रहा है। तो इसका 30 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 शुरू करने से पहले मैं आपको फिर बता देता हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है @dreamcsc। यहाँ पर आपको डेली पढ़ने से डेली न्यूज़ अपडेट मिल जाएगा। और यहाँ पर अदर टेलीग्राम चैनल्स की तरह आपको कंटेंट का भंडार नहीं मिलेगा जो आपको दिक्कत आएगी पढ़ने में, ठीक है, यानी कि कंफ्यूज नहीं होगा, सिर्फ उतना ही चीज़ें मिलेंगी जो आपको रिलेवेंट होंगी एग्जाम में। और अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। तो मानसून से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम बाद में, पहले थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो भारत में 2 तरह की मानसून की जलवायु चलती है। एक तो है आपकी बंगाल की खाड़ी से जो चलने वाली धारा है, दूसरी जो है आपकी ये अरब सागर की शाखा है। जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है ये भारत के उत्तर पूर्वी और पूर्व मध्य भागों में वर्षा करती है, ठीक है। यह शाखा जो है आपकी तमिलनाडु के तट के समानांतर तो चलती है और इसके साथ गमन करते हुए मौसम में तमिलनाडु तट इसके साथ ही जब उसके तट के साथ में गमन कर रही है तो उस समय तमिलनाडु का तट जो है शुष्क रहता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी के समानांतर शाखा में स्थित है, बिल्कुल सही है। हम देखेंगे दूसरा है कि तमिलनाडु तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ये वाला जो है ये इसके वृष्टि छाया क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून के में स्थित है। तो भारत में 2 तरह की मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलवायु भी होती है, ठीक है, मतलब अरब सागर वाली शाखा के उसकी बात कर रहा है इसकी वृष्टि छाया क्षेत्र में। अब तीसरा देखेंगे बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का आना। तो ये मानसून के दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट से शुष्क रहने की उचित स्थिति की कोई व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ तो ये 3 गलत हो जाता है। आंसर आता है 1 और 2 स्टेटमेंट दोनों इसके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे हम। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हिमालय नदियाँ 12 मासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी प्रकृति की होती हैं। तो आप समझ जाओगे यार, हिमालय की जितनी नदियाँ होती हैं अधिकांश 12 मासी होती हैं, ठीक है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी प्रकृति की होती है। तो कुछ नदियाँ प्रायद्वीपीय जो है मौसमी प्रकृति की होती है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुआ। दूसरा है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ सामान्यतः सीधे मार्ग का अनुसरण करती हैं जबकि हिमालय नदियाँ नदी विसर्ग का प्रभाव होता है, नदी विसर्ग बनते हैं। देखिए क्या होता है कि जब नदी आ जाती है जब ये बाहर निकलती है हिमालय से और जैसे ही मैदानी क्षेत्र में आती है तो ये क्या है कि इसकी गति धीमी हो जाती है। और जैसे इसकी गति धीमी होती है तो फिर ये ऐसे ऐसे विसर्प का निर्माण करनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट का इसका सही है। तो इसके 1 और 2 दोनों यानी कि सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे हम। भारत में कर्क रेखा के निम्नलिखित किन राज्यों से होकर जाती है। भारत में लगभग 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है और जबकि पूरे दुनिया में 17 देशों से कर्क रेखा निकलती है। अब गुजरात में हम कौन कौन से देखेंगे। तो पहले होता है, इसमें पहले नंबर पे आता है आपका गुजरात आता है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आएगा ये बताइए आप लोग, जिनको पता होगा वो प्लीज़ मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कमेंट करिएगा। दूसरे नंबर पे देखिए गुजरात के साथ में आ जाता है राजस्थान, राजस्थान के बाद आ जाता है आपका मध्य प्रदेश और फिर आएगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आ जाता है झारखंड, झारखंड के बाद आएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आएगा मिज़ोरम, ठीक है, मिज़ोरम। मणिपुर नहीं है
ये गलत है, आप ध्यान रखिएगा। इसको इधर वाले को याद करने के लिए आप मित्र की ट्रिक अपना सकते हो। मित्र यानी कि मित्र में मणिपुर नहीं आ रहा है, मिजोरम शुरू होगा यहाँ से, मी से, ठीक है। तो त्रै से त्रिपुरा हो जाएगा आपका, ऐसे याद कर सकते हो। तो इसके 4 गलत हो गया, तो इसलिए आंसर आ गया 1 2 3। बाकी मैंने आपको ये बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे पूछा हुआ है कि उपयुक्त में कितने भारत में मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अब आपको पता होगा मान्यता प्राप्त की बात कर रहा है, पहले हम बात करेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करते हैं। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट बनने की 2 मानदंड होते हैं। तो कौन कौन से मानदंड है? 2 मानदंड होते हैं। देखिए, एक तो यहाँ पर क्या है, कम से कम 1500 स्थानिक पौधे की प्रजातियाँ हों, कम से कम 1500 स्थानिक पौधे की प्रजातियाँ हों। दूसरा यहाँ पर हो 70% या इससे अधिक का जो प्राकृतिक आवरण है वो नष्ट हो गया हो। तो ये 2 मानदंड हो गए, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1500 प्लस कम से कम 1500 स्थानिक पौधों की प्रजातियां हों। दूसरा 70% या प्राकृतिक आवरण नष्ट हो चुका हो। इस आधार पर वहाँ पर जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है आपका। एक तो आ जाता है पश्चिमी घाट आ जाता है, पूर्वी हिमालय आएगा, और सुंदरबन डेल्टा नहीं आएगा। उसके बाद में आएगा सुडालैंड जो है कि ठीक है, पूरा एरिया ये आ जाता है। इंडो बर्मा भी आएगा, तराई दुआर इसमें नहीं आता। तो इसके हिसाब से 4 हैं, तो केवल 4 आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। भारत में ये मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर हम 35 देखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। तो बिल्कुल सही है, 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। ये द्वीप अंत समुद्री पर्वतों के जल सतह के ऊपर निकले हुए भाग पर स्थिर हैं, ये भी सही है, ठीक है। और जैसे कि जल लेवल ऐसे है तो ये नीचे से ऐसे द्वीप निकला है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन बच गई है, तो ऐसे द्वीप हैं ये, ठीक है। तीसरा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो आप ये भी स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। तो 35 का सी आंसर होगा, तीनों सही होंगे। कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब है थर्मोहेलाइन परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, थर्मोहेलाइन परिसंचरण है क्या? पहली बात तो थर्मोहेलाइन संचरण है क्या? पानी में जो पानी के तापमान और जो लवणता है उसमें अंतर जो होगा उसके आधार पर परिसंचरण होगा। यानी कि पानी में आपका टेम्परेचर और लवणता जो होगी, सैलिनिटी, इसमें जो परिवर्तन होगा इसके आधार पर पानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जैसे कि पानी में लवणता और टेम्परेचर में अगर कमी आती है तो पानी का बहाव एक जगह से दूसरी जगह शुरू हो जाता है। ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट में आप समझ सकते हैं, ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट के भी इन्हें कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट, जैसे कि सतही महासागर ऊर्ध्वगमन और अधोगमन की प्रक्रिया में अपनी लवणता और घनत्व में प्रचंडता से परिवर्तन करता है। भाई देखिए, एक थर्मोहेलाइन परिसंचरण करने के में सैकड़ों वर्षों का समय लग जाता है, और ये कह रहे हैं प्रचंडता से, तो ये तो गलत हो जाता है स्टेटमेंट आपका। दूसरा है कि थर्मोहेलाइन परिसंचरण की प्रक्रिया ध्रुवों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच जल का तेजी से आदान प्रदान सुनिश्चित करती है। फिर उन्होंने एक्सट्रीम वर्ड यूज किया है, तो तेजी से नहीं करती है भैया, ये भी आपका गलत हो जाता है। सतही जल महासागरीय जल की गति से ध्रुवों और विषुवत रेखा के मध्य जल का अधिकतम स्थानांतरण होता है। अधिकतम स्थानांतरण नहीं होता है भैया, न्यूनतम स्थानांतरण होता है। अब आपको मैं समझाता हूँ कैसे है। देखिए, सतही, ये पहली बात तो आप समझिए, सतही जल की बात कर रहा है। जैसे कि अब ये सागर है, ठीक है, यहाँ पर ये सतही जल है। तो सतही जल यानी कि पूरे समुद्र के आयतन का लगभग 10% जल पवनों के द्वारा इधर उधर किया जाता है, ठीक है। बाकी का जो नीचे का 90% जल है वो नीचे की जो समुद्री धाराएं उनके द्वारा परिसंचरण किया जाता है। तो ये अधिकतम नहीं किया जाता सतही जल का। तो सतही जल तो केवल 10% ही प्रभावित होता है, ठीक है, जो कि पवनों के द्वारा होता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मूसी नदी के संदर्भ में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूसी यह कृष्णा की सहायक नदी है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, हाँ कृष्णा की सहायक नदी है मूसी नदी। विशाखापत्तनम इस नदी के तट पर अवस्थित है। तो ये बिल्कुल गलत है, विशाखापत्तनम इस नदी के तट पर स्थित नहीं है, हैदराबाद इसके तट पर है, ठीक है। और इसे मूसी नदी को जो पूर्व में कहा जाता था मूचकुंद नदी भी कहा जाता था, ठीक है। उसका उद्गम जो है अनंतगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, ठीक है। और हिमायत सागर और उस्मान सागर बांध भी इस नदी पर अवस्थित है। तो कौन कौन से? हिमायत सागर और उस्मान सागर, मैंने नाम ले दिए, वही काफ़ी है, ठीक है। हिमायत सागर और उस्मान सागर बांध इस नदी पर हैं, जो कि तेलंगाना में पड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के संदर्भ में। देखिए, PMMKSSY की योजना पूछी हुई है। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना। देखिए, ये केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, ये केंद्रीय
क्षेत्रक की एक उपयोजना जरूर है, ठीक है। तो केंद्रीय क्षेत्रक की एक उपयोजना है, ना कि केंद्रीय प्रायोजित योजना। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है, इसमें कौन सा नहीं पूछा हुआ है। दूसरा देखेंगे, इसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र को औपचारिक बनाना है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, यह योजना मछुआरों, मत्स्य कृषकों, मत्स्य विक्रेताओं, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूह और मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखलाओं में संलग्न और अन्य संस्थाओं को लक्षित करती है। तो ये भी सही है, इसके 2 सही हैं और 1 गलत है। तो पूछा है गलत, तो कितना गलत है, 1 गलत होगा, ठीक है। ये अब मैं यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि केंद्रीय क्षेत्र की एक उपयोजना है। क्वेश्चन नंबर 39 हम देखेंगे। एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। यह सिपिकला दर्रे से होकर बहती है। तो किस नदी की बात कर रहा है? तो आप ध्यान देखिए कि सिंधु नदी के बारे में तो बात नहीं कर रहा होगा, ठीक है। व्यास और रावी के बारे में बात नहीं करता, इस सतलुज के बारे में बात कर रहा है। तो ये इस मानसरोवर झील से निकलती है, जिसकी ऊंचाई 4570 मीटर है, ठीक है। ये लगभग 1400, हाँ, और सॉरी, शायद मैं पीछे रावी नदी का बता गया था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है, तो मैं इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, ठीक है। आप एक बार ये फैक्ट चेक कर लेना, बाकी मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जो सतलुज है ये लगभग 1450 किलोमीटर की है। भारत और पाकिस्तान के बीच में, मतलब भारत के हिस्से में 1050 किलोमीटर के दायरे में ये बहती है, ठीक है। और इस पर बाद में सिंधु नदी से मिलती है, ब्यास फिर सतलुज से जाकर मिल जाती है हरीके में, ओके। और सतलुज पर ही आपका फेमस बांध भाखड़ा नागल बांध भी इसी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। भूमिगत तरंगों के संदर्भ में है। भूमिगत तरंगों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अधिक घनत्व वाले, ये पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि भूमिगत तरंगे पूछा हुआ है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन भूमिगत भूगर्भिक तरंगे के बारे में नहीं होते। तरंगे 2 प्रकार की होती है, एक भूगर्भिक तरंगे होती हैं, एक धरातलीय तरंगे होती हैं, ठीक है। भूगर्भिक तरंगों से ही धरातलीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये धरातलीय तरंगों के बारे में है, तो ये इसके क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाता है। अब देखेंगे कि पी तरंगे गैस, तरल और ठोस द्रव में होकर गुजरती हैं। तो पी तरंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस दोनों में से गुजर सकती हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, ये गुजर सकती हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक हो जाता है। एस तरंगे केवल पदार्थ से तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती, यहाँ तक तो इसे लिखा है, लेकिन यह ठोस और गैसीय पदार्थ से होकर गुजर सकते हैं। नहीं, ये केवल ठोस से होकर गुजर सकती हैं, गैस से गुजर नहीं सकती, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। तो इसका स्टेटमेंट ए आंसर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। वाइमर ट्राइंगल के बारे में क्वेश्चन है। तो वाइमर ट्राइंगल पद, यह ब्रिक्स देशों के संवाद एवं सहयोग का एक मंच है। बिल्कुल गलत है। सीमा पारीय यूरोपीय मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, हाँ, तो जर्मनी के वाइमर शहर में ये बनाया गया था। पोलैंड का एक क्षेत्रीय गठबंधन है, ये इसका सही है। और ये क्यों चर्चा में? क्योंकि जिस समय से अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, तो उन्होंने रूस के इस क्षेत्र में, मतलब उसकी मदद कर रहा है इनडायरेक्टली, एक तरह से, इस तरह से है। तो इसीलिए इन्होंने फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ने एक क्षेत्रीय गठबंधन ट्राई किया, को दोबारा पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। इसे वाइमर ट्राइंगल कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इसे 1991 में बनाया गया था, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर हम 42 देखेंगे। बहिरूष्ण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में है। तो बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन से होते हैं? तो ये कौन से हैं? बहिरूष्ण की बात है, तो ये शीतोष्ण चक्रवात की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये शीतोष्ण चक्रवात की बात कर रहा है। अब ये कहाँ होते हैं? ये हमेशा मध्य और उच्च अक्षांशों में मिलेंगे, आपके मध्य और उच्च अक्षांशों में ये मिलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ? ध्रुवीय वाताग्र से बनते हैं। किससे बनते हैं? ध्रुवीय वाताग्र से, ध्रुवीय वाताग्र से यहाँ पर बनते हैं। और इनमें क्या है? एक स्पष्ट वाताग्र प्रणाली होती है। और जो उष्णकटिबंध होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उसमें स्पष्ट वाताग्र प्रणाली नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो उष्ण चक्रवात होते हैं वो केवल जलीय क्षेत्रों में बन सकते हैं, यानी कि समुद्र के तट पर, समुद्र तल पर, समुद्र की सतह पर बन सकते हैं, ठीक है। और जैसे वो जमीन पर आते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं अपने आप। अब देखेंगे, उष्ण केंद्र की उपस्थिति में इनकी एक प्रमुख विशेषता, देखिए ये गलत है, ये नहीं होगा। दूसरा होगा, ये स्थल और समुद्र दोनों पर बन सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है, ये पश्चिम में से पूर्व की दिशा की ओर गति करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये वेस्ट टू ईस्ट गति करते हैं, जबकि उष्ण जो है ईस्ट टू वेस्ट गति करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उष्ण वेस्ट टू ईस्ट की गति करते हैं। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाता है 2 और 3 स्टेटमेंट सही हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के। और क्वेश्चन नंबर 43 पूछा हो, माउंट वेसुवियस नामक ज्वालामुखी पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में है? तो आपको पता होगा, माउंट वेसुवियस जो है आपका
इटली में पड़ता है, ठीक है। और ये कैंपानिया के जो मैदान है वहाँ नेपल्स की एक खाड़ी है, वहाँ पर ये स्थित है। तो कैंपानिया के एक मैदान है, वहाँ पर नेपल्स की खाड़ी है, वहाँ पर स्थित है माउंट वेसुवियस नामक ज्वालामुखी, तो इटली में ये पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, भौतिक भूगोल के संदर्भ में प्रेयरी सामान्यतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो प्रेयरी क्या, प्रेयरी देखिए आपने सुने होंगे घास के मैदान होते हैं जो कि उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। प्रेयरी जो घास के मैदान है यहाँ पर, ये एक तो समतल होंगे और प्लस में ये उपजाऊ होते हैं। यहाँ गेहूँ, जौ, मकई की खेती की जाती है, ठीक है। इनका विकास कैसे हुआ है, जो रॉकी पर्वत की ऊंचाई में जैसे जैसे वृद्धि होती गई है वैसे वैसे इनके प्रेयरी का निर्माण होता गया है, यानी कि विकास होता गया है। तो इसका आंसर होगा बी, उत्तर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, निम्न पर विचार कीजिए। मेघालय का पठार, कार्बी एंगलोंग का पठार, रांची का पठार, तो निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के भाग पूछा हुआ है, तो आप प्रायद्वीपीय पठार में आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में दिल्ली रेंज का जो अरावली रेंज है वो आती है, और इसके पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर श्रृंखला आती है, और साउथ में इसका मतलब कार्डमम हिल्स आती है। तो यहाँ पर ऐसे ही ये ट्रायंगल टाइप में बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर गिर वाली श्रृंखला आ जाती है, यहाँ पर अरावली आ जाता है, यहाँ पर राजमहल आ जाता है, यहाँ पर कार्डमम हिल्स आ जाती है, ठीक है। तो हम देखेंगे तो इसमें मेघालय का पठार भी आता है, कार्बी एंगलोंग का पठार भी आता है, और रांची का पठार भी आता है। तो 1 2 3 तीन ऐसे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 46, ज्वालामुखी और भूकंप के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखियों का वितरण पृथ्वी पर भूकंपों के वितरण के साथ समांतर रखता है। तो बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर प्लेटें हैं, जहाँ पर प्लेटों में गैप है, जहाँ पर विसारी और अपसारी प्लेटें आपस में मिलती हैं और अलग होती हैं, वहाँ पर ज्वालामुखी आते हैं अधिकांश। तो दोनों के साथ में, उनके साथ में जहाँ भूकंप भी वहीं पर आते हैं तो ज्वालामुखी उद्गार भी वहीं पर होगा अधिकांश। तो स्टेटमेंट एक बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, ज्वालामुखी और भूकंप केवल अभिसारी प्लेट की सीमाओं पर ही उत्पन्न होते हैं। तो ये गलत है, अभिसारी और अपसारी दोनों प्लेटों की सीमा पर होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। तो ये 2 एलिमिनेट हो जाते हैं। तो कथन 1 सही है, 2 इसका गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को कब लाया गया था। तो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना जो 2015 में सरकार ने शुरू की थी, उसके तहत सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को लेके आए थे। तो अभी क्या पढ़ेंगे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना भौतिक स्वर्ण की मांग को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। बिल्कुल सही बात है। ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। नहीं भाई, ये जारी किए जाते हैं RBI द्वारा। ये तो सिर्फ एक मीडिएटर के रूप में या एजेंटों के रूप में बेचते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट आंसर सही होगा। देखिए, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पे आपका कितना 2.50% का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली, और यहाँ पर आपको ये कितना अर्धवार्षिक रूप में मिलेगा, यानी कि 6-6 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और जो इससे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से जो आपको आय मिलेगी ना, वो आपकी टैक्स फ्री रहेगी, कर में छूट मिलेगी। क्या भौतिक जो सोने की डिमांड है उसको कम करने के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे कि भारत में जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जलोढ़ मृदा, खादर और बांगर आपने सुना होगा। तो खादर ऐसी जमीन होती है जो नई मिट्टी होती है, जलोढ़ मृदा में, और बांगर जो होती है जो थोड़ी पुरानी मिट्टी आपकी हो जाती है। तो ये क्या है कि मृदा के नदी के द्वारा जो अपने साथ में अवसाद लाया जाता है, उसी को निक्षेप किया जाता रहता है, वही खादर और बांगर बनता रहता है, ठीक है। तो सामान्यतः जलोढ़ मृदा में फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, किंतु इसमें पोटास की कमी होती है। देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फास्फोरस तो प्रचुर मात्रा में नहीं होता, फास्फोरस की इसमें कमी होती है और इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए इसमें उल्टा लिखा हुआ स्टेटमेंट एक गलत हो जाता है। इस मृदा में पूर्व से पश्चिम की ओर बालू की मात्रा घटती है। आप देखिए, नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बालू की मात्रा घटती जाती है, जबकि गलत है, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर मात्रा घटती जाएगी, क्योंकि नदियाँ इधर से ही आ रही हैं ना। जैसे आप भारत का देखोगे तो ये पश्चिम से और ये पूर्व, तो इधर से ही तो ला रही है नदियाँ अधिकांश जलोढ़ के मैदान जो बनते हैं भारत में, उत्तर भारत में। तो ये भी गलत हो जाए, ये भी गलत हो जाता है। ये पश्चिम से पूर्व होना चाहिए। तो सॉरी, और डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम 49 देखेंगे कि पशु प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आई होप आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट भी करिए, और फिर उसके बाद में अगर आपको कोई यहाँ पे इन क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन में कुछ गलती नजर आए तो प्लीज़ कमेंट करिए, या मुझे मेरे टेलीग्राम @dreamcsc पर बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, पशु प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट, सबसे विशाल स्तनधारी हाथी असम के उष्ण आर्द्र वनों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो देखिए, हाथी जो है आसाम, केरल और कर्नाटका में प्राकृतिक रूप से मिलते ही हैं। तो स्टेटमेंट एक ठीक है। एक सींग वाला गेंडा प्राकृतिक रूप से दलदली एवं कीचड़ युक्त भूमि में पाया जाता है। तो हाँ, दलदली में ये भूमि में पाया जाता है। जंगली गधा प्राकृतिक रूप से शुष्क और रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कच्छ के रण में, थार रेगिस्तान में ये मिलता है। तो ये भी ठीक है। तो सभी तीन यहाँ पर ठीक है। लगभग 49,000 प्रजातियाँ शायद हमारे भारत में पाई जाती हैं, ठीक है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे हम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। देखो इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1964 में किया था। खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम अधिनियम आया था, और इसकी जो इसे जब शुरू किया गया था ये 1965 से शुरू किया गया था, ठीक है। अभी इसके लिए जो अधिकृत पूंजी है, यानी कि इससे ज़्यादा भूमि ये ले नहीं मतलब पूंजी, सॉरी, अधिकृत जो पूंजी है वो 10,000 करोड़ से हटा के ये कर दिया आपकी 21,000 करोड़, ठीक है, 21,000 करोड़ रुपए कर दिए। हम देखते हैं कि यह, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल सही है। और इसकी जिम्मेदारियां हैं जो खाद्यान्न आवश्यक भंडारण, खरीद करना, भंडारण करना, परिवहन, बिक्री, ये सब शामिल है इसमें। जैसे आप देखोगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, पीडीएस प्रणाली चलाई जाती है, यानी कि जो आप देखेंगे पंचायतों में गेहूँ और का वितरण किया जाता है बीपीएल कार्ड धारकों को, तो वो इसी के द्वारा करवाया जाता है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही होते हैं, ठीक है। और ये किसके साथ, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है, उसके साथ मिलकर कार्य होता है। जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग होता है, जो किसानों के लिए न्यूनतम कीमत का तय करवाने में मदद करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में ऐसे जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो इस वीडियो के पार्ट 2 में हम करेंगे। और आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं इस तरह से, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।